हेलो एवरीवन, मैं अशोक वर्मा एएमबी केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप मैंने इससे पहले मैंने बायोमोलिक्यूल्स का एक वीडियो डाला है। उस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं। उसके अलावा हट करके मैं कुछ क्वेश्चंस और लेकर के आया हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को आप आगे बढ़ा के मत देखिएगा, आराम से देखिएगा ताकि हर चीज़ समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से, इस चैप्टर की स्टार्टिंग से बनता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, मैं ही शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट डालता हूँ हेडिंग में, कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं। देखिएगा, ये 2 लाइन में मैं खत्म कर दूंगा बात, समझ लीजिएगा। पहला आपको याद रखना है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एक बात तो आपको ये पकड़नी चाहिए, एक बात आपको ये पकड़ लेनी है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दूसरी बात आपको पकड़ लेनी है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की आपको बात पकड़ लेनी है। ठीक, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। एक बात तो ये, या वे पदार्थ, वे सब्सटेंस जिनसे ये बनते हैं दोनों, उनको भी हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। एक लाइन में बात आपकी खत्म हो जाती है। आपसे पूछेगा कार्बोहाइड्रेट कैसे कहते हैं, तो आपको बताना है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, या वे पदार्थ जिनसे ये बनते हैं उनको भी हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इतनी बात मैं अपनी लाइन को लिख करके खत्म कर देना, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण से क्वेश्चन आया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, जहां जहां से क्वेश्चन आया है मैं वही उसी टॉपिक को पकड़ूंगा और आगे एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला है मोनोसैकेराइड्स, पहला आपका मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड पहला आपका है मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड्स हैं कुछ कंपाउंड जो कि आपको मिल जाएंगे। दूसरा आपको डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। तीसरी चीज आपको मिल जाएगी पॉलीसैकेराइड्स आपको मिल जाएगी। उतनी ही बात करूंगा जितनी आपके लेवल की है, आगे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं आपको लिखना है। मोनोसैकेराइड्स वो स्पीसीज होती है या वे सैकेराइड्स जिनका जला अपघटन होता ही नहीं है। इस प्रकार के सैकेराइड्स जो हाइड्रोलाइज्ड होते ही नहीं है उन्हें हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। एग्जाम्पल बहुत आते हैं, एग्जाम्पल आपको याद कर लेना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये तो कॉमन एग्जाम्पल आपको हैं, तो इसका एग्जाम्पल आप याद कर लेना भैया। ग्लूकोज होगा, तो अच्छे से लिख देता हूं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगा। ये 2 एग्जाम्पल तो आप रट ही लेना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ये 2 एग्जाम्पल तो आप भाई रट ही लेना, बिल्कुल सही है। और एक एग्जाम्पल और देख लेना, गैलेक्टोज भी याद कर लेना। गैलेक्टोज, ये सारे के सारे तीनों के तीनों मोनोसैकेराइड्स हैं। इनका फॉर्मूला सबका सेम है, C6H12O6। ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स हैं। ओलिगोसैकेराइड्स में आपको लिखना क्या है, इस प्रकार के सैकेराइड्स
जो कि मोनोसैकेराइड के 2 से लेकर के 10 तक यूनिट देते हैं मोनोसैकेराइड्स की। इस प्रकार के सैकेराइड जो कि जिनका जल अपघटन हो जाता है और जल अपघटन होने के बाद यानी कि हाइड्रोलाइज होने के बाद ये मोनोसैकेराइड के 2 से 10 तक यूनिट देते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। और यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, इसमें अगर 2 यूनिट देता है कोई ओलिगोसैकेराइड तो उसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आता है, अगर 2 यूनिट देता है डाइसैकेराइड्स की स्पेलिंग, डाइसैकेराइड्स की डेफिनेशन, सैकेराइड्स की डाइसैकेराइड्स की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? इस प्रकार के सैकेराइड्स जो कि जल अपघटन करने पर, जिनको हाइड्रोलाइज करने पर मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट देते हैं, उन्हें हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल याद कर लेना बेटा इसके, एक जाना पाना एग्जाम्पल आपको सुक्रोज, सुक्रोज है इसका एग्जाम्पल, दूसरा माल्टोज है इसका एग्जाम्पल, माल्टोज है इसका एग्जाम्पल, और तीसरा एग्जाम्पल लैक्टोज है। ये 3 एग्जाम्पल आपके डाइसैकेराइड्स में आपको मिलेंगे। मोनोसैकेराइड के 2-3 एग्जाम्पल, ऐसे डाइसैकेराइड्स के भी 2-3 एग्जाम्पल आप याद कर लेना। तो इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कौन सा मोनोसैकेराइड्स का भाग है, कौन सा डाइसैकेराइड्स का भाग है। यहां से टॉपिक पढ़ने के बाद आप क्लियरली बता देंगे कि ये मोनोसैकेराइड कैसा है, ये डाइसैकेराइड कैसा है। अब मैं बढ़ता हूं पॉलीसैकेराइड की। तो पॉलीसैकेराइड की ओर मैं बात करता हूं, तो इस प्रकार के सैकेराइड जो हाइड्रोलाइज होने पर मोनोसैकेराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल देते हैं, यानी कि 10 से ज्यादा यूनिट जो देते हैं, बहुत सारी यूनिट मोनोसैकेराइड मिलेंगी, वहां होगा पॉलीसैकेराइड। तो मैं यहां ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं 2 एग्जाम्पल आप याद कर लेना। इसके एग्जाम्पल स्टार्च और सेलुलोज, सेलुलोज, स्टार्च और सेलुलोज, ये 2 एग्जाम्पल आप यहां इसके याद कर लेना, यहीं से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्लासिफिकेशन मैंने करा दिया, इस तरीके से होता है। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड के भाग बहुत सारे हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरीके से, यानी 2 से लेकर 10 तक वाले, और पॉली माने 10 से ज्यादा वाले। तो आप आराम से अपने आप को, अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो आप इसका आंसर दे देंगे। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, इस प्रकार के सैकेराइड जो हाइड्रोलाइज होते ही नहीं है, उनको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और दूसरा एग्जाम्पल आपका गैलेक्टोज, ये मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद डाइसैकेराइड में जाइए, ओलिगो का पार्ट है डाइसैकेराइड, यहां से क्वेश्चन बनता है। डाइसैकेराइड में आपको क्या बताएं, इस प्रकार के सैकेराइड जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल देते हैं, उन्हें हम डाइसैकेराइड कहते हैं या ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, माल्टोज और लैक्टोज। इसके बाद पॉलीसैकेराइड, इस प्रकार के सैकेराइड जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल देते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च और सेलुलोज। अभी मैं डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो इन सब की प्रिपरेशन मुझे पढ़ानी है, क्योंकि वो आती है, लिंकेज आपके कोर्स में है। तो अभी तो सिर्फ इतना ही, इसमें इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही है। मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन आता है मैं उसी हिसाब से तैयारी करवा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन वाइज पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सिर्फ उतना ही समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, बस इतना। आगे मैं बढ़ता हूँ, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार मिलता है, जो ऑब्जेक्टिव जो मैंने कराया उसमें से भी यहाँ से क्वेश्चन बना है, इसलिए मेरी मजबूरी होगी इसको बताना। तो आप इसको समझ लीजिएगा। मैं बढ़ता हूं आगे की ओर। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5OH समूह उपस्थित होते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको प्रूफ करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5OH ग्रुप होते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। 5OH ग्रुप ग्लूकोज के अंदर होते हैं, आपको ये प्रूव करना है। किस तरीके से आप प्रूव करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। आपको प्रूव करना है ग्लूकोज में 5OH ग्रुप होते भी हैं। आप जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको मैं लिखा दूंगा 5OH ही है। आप सिद्ध कैसे करेंगे, इसको प्रूव कैसे करेंगे कि इसमें 5 ही OH होते हैं, वो उसकी 2 रिएक्शन दे देनी है आपको। बस काम खत्म कर दूंगा मैं आपको। देखिए पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ ग्लूकोज की, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लंबी है लेकिन डरना नहीं है इसमें।
आप कहोगे यार इतनी लंबी चौड़ी स्ट्रक्चर पता नहीं हम कैसे याद करेंगे, पर याद हो जाएगी। चलिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन को मैं इसको मिटा देता हूँ यहां से। ग्लूकोज, ग्लूकोज CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप CHO, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। अभी सिंपल की बात कर रहा हूं, अभी मैं HOH की बात नहीं कर रहा, कहां H होगा कहां OH होगा वो भी मैं बता दूंगा, पर मैं अभी सिंपल स्ट्रक्चर ग्लूकोज कैसे हम प्रूव करेंगे। ग्लूकोज 5 OH है, देखो 5 OH है, देखो पहला OH ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5। किस प्रकार हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इसमें 2 रिएक्शन में दे दूंगा, 2 रिएक्शन से काम खत्म हो जाएगा। रिएक्शन ही देना है आपको, थ्योरी बिल्कुल लिखनी नहीं है आपको। पहली रिएक्शन मैं करा देता हूं PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कर देना आप। तो अगर PCl5 से आप रिएक्शन करते हैं, या आप पहले रिएक्शन कर दीजिए एसिटिल क्लोराइड से, चलो मैं PCl5 से पहले रिएक्शन कर देता हूं, उसके बाद मैं आगे बात करता हूं। चलिए, इजिकल टू, तो OH है तो भैया OH ही निकलेंगे, बात OH की चल रही है तो OH ही निकालने, सारे के सारे OH निकालने हैं। और यहां हमें Cl हमें जोड़ देने 5 इसकी जगह। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, CHO, सिंगल बॉन्ड CHCl लिख सकता हूं मैं, सिंगल बॉन्ड CHCl लिख सकता हूं मैं, सिंगल बॉन्ड CHCl लिख सकता हूं मैं, सिंगल बॉन्ड CHCl लिख सकता हूं मैं। और कितने हो गए, 4 और 5, और सिंगल बॉन्ड CH2Cl लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं मैं। चलिएगा, 5 Cl यूज हो गए, 5 OH निकल के बाहर आ गए हमारे पास। हमें अगर हम PCl5 रिएक्शन पहले हम थोड़ा सा दिमाग दौड़ा है, पहले हमने पढ़ी हो, तो एक POCl3 बनता है, फास्फोरिल क्लोराइड बनता है, मैंने पढ़ा है एल्कोहल में, POCl3 बनता है, फास्फोरिल क्लोराइड, और प्लस एक और बनता है HCl भी बनता है। अब ये देखना है कि इसकी बैलेंस आप कैसे करेंगे। तो 5 से यहां मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 5 से मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, फास्फोरस 5, फास्फोरस 5, क्लोरीन देख लीजिए आप 25 है, 25, और यहां पर क्लोरीन कितनी है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और हमें 5 और चाहिए क्लोरीन, तो ये 5 हो गई। तो इस तरीके से ये बैलेंस इक्वेशन है। तो यहां से ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। अगर रिएक्शन आप किसी तरह से दिखा देंगे तो आपसे ये प्रूफ हो जाएगा ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। ठीक, क्लियर हो रहा है। इसके बाद आप इसका पेंटाक्लोरो ग्लूकोज एक रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड की मैं ले लूंगा, तो सारी कहानी मैं यहीं खत्म कर दूंगा इसकी, ज्यादा आगे मैं विशेष बताऊंगा नहीं। पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, ये इसका नाम हो जाएगा, और इसका नाम फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा। इस तरीके से आप प्रूफ हो जाएगा कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। क्योंकि 5 OH ग्रुप है तो 5 ही OH निकले हैं, 5 सीरीज में अटैच हो गया है। एक रिएक्शन के द्वारा और मैं समझा देता हूं। फर्स्ट रिएक्शन में करा दी, ग्लूकोज रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। नेक्स्ट एक और रिएक्शन में करा देता हूं आपको ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन में करा देता हूं। हालांकि एसिटिक एनहाइड्राइड से भी आप कर सकते हो। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, और एसिटिल क्लोराइड के साथ मैं इसको रिएक्ट करता हूं। वो भी यही इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। चलिएगा, CH3COCl, ये फॉर्मूला एसिटिल क्लोराइड का, और देखिएगा क्या निकलेगा, सारे के सारे H आपको निकल जाएंगे, H आपको निकल जाएंगे सारे के सारे। और H निकलने के बाद ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं यहां, ये पूरा का पूरा हिस्सा जुड़ जाएगा। क्या बना बेटा, CHO यहां से सिंगल बॉन्ड, हमें इसको टच नहीं करना है एल्डिहाइड को, हमें टच OH को करना है, 5 को, तो हम 5 OH की बात कर रहे हैं। आगे देखिएगा, CH, इनको सबको निकाल लीजिए, COCl जोड़ दीजिए, CHO
COCl, देखिएगा ऐसे, यहां से सॉरी यहां से H की बात कर रहा हूं मैं, वो H की बात नहीं कर रहा, ऐसे H की बात कर रहा हूं। यहां देखिएगा बेटा CHO, COCl, सॉरी गलत हो रहा है, COCH3 आगे CHO, COCH3, मतलब पांचों में यही कहानी करनी है हमें। CHO, COCH3 यहां पर भी और यहां पर भी CHO, COCH3, 1 2 3 4 5 और CH2O, COCH3। तो हम यहाँ 5 मॉलिक्यूल ले लेते हैं बेटा। कितने मॉलिक्यूल ले ले? 5 मॉलिक्यूल ले लिया। अब 5 H निकले हैं, 5 Cl हैं, तो 5 HCl मैं यहाँ लिख सकता हूं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो 2 रिएक्शन आपको दे देनी है बस। एक तो ग्लूकोज की क्रिया PCl5 से करनी है, इट मींस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, और एक कर देनी है आपको एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड ये इसका नाम है। तो इस तरीके से आपका ये ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनता है। ये इसका नाम है ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, पूरा का पूरा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ये बनता है। चलिए आगे की ओर मैं बढ़ता हूं। ये तो क्लियर हो गया, ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं, ये आपको प्रूफ हो गया। और प्रूफ करने के लिए आपको ये 2 रिएक्शन दे देनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका टॉलन अभिकर्मक क्या है, ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है, और इसका आपको इक्वेशन आपको देना है। टॉलन रीएजेंट की बात यहां कर रहा है। मैं टॉलन के साथ फेलिंग की बात भी यहीं कर लूंगा, ताकि आगे जो क्वेश्चन होगा वो यहीं कंप्लीट हो जाए। मैं उस चीज को देख करके मैं बात कर लूंगा। चलिएगा अब आप देखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास है टॉलन रीएजेंट क्या है। टॉलन रीएजेंट, पहले फेलिंग की बात कर लूं। फेलिंग सॉल्यूशन, और टॉलन रीएजेंट। ये मैं दोनों की बात यहीं कर लेता हूं। फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलन रीएजेंट की बात मैं यहीं कर लेता हूं। देखिए फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो ये 2 प्रकार का होता है, सॉल्यूशन नंबर ए और सॉल्यूशन बी, इस तरीके का। सॉल्यूशन ए में क्या होता है, सॉल्यूशन ए में और सॉल्यूशन बी में अगर मैं 7 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लूं, 7 ग्राम कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 7H2O का यूज करूं, और इस 7 ग्राम इस CuSO4 इंटू 7H2O को अगर मैं डिजोल्व कर दूं कितने में, 1 लीटर पानी में, सॉरी 100 ml में अगर मैं इसको डिजोल्व कर दूं, इस सॉल्यूशन को 100 ml में मिला दूं, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए। ऐसे ही आपको लिखना है। फेलिंग सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए में 7 ग्राम कॉपर सल्फेट को हम 100 ml पानी में जब डिजोल्व करेंगे, उसमें मिलाएंगे, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन कहलाएगा। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं फेलिंग सॉल्यूशन बी की, तब आपको देखना है 24 ग्राम आपको लेना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 24 ग्राम
आपको यूज करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपको यूज करना है 30 प्लस 34.5 ग्राम यूज करना है आपको सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को, इन दोनों को इतना हम ले लेंगे और लेने के बाद में इसको हम घोल लेंगे एक बीकर में और उस बीकर में भरा होगा 100 ml वाटर। आप इसको मिक्स कर लेंगे, जो सॉल्यूशन हमारा तैयार होगा उसे हम फैलिंग सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसे रोसल साल्ट भी कहते हैं। चलिएगा, अब सुविधा के लिए इतना लंबा चौड़ा हम नहीं लिखते, हम सिर्फ आपको जब भी पहले सॉल्यूशन की बात आएगी सुविधा के लिए हम CuO लिखेंगे, बस ये इतना ध्यान रखना है। जब भी पहले सॉल्यूशन की बात आएगी हम सिर्फ CuO लिखेंगे बस, और कुछ नहीं। आओ आ जाइए टोलन रिएजेंट पे, समझ में बिल्कुल आ रहा होगा भाई। मैं बात करता हूं टोलन रिएजेंट की क्या होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टोलन रिएजेंट कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन आती तो आपको लिखना है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टोलन रिएजेंट कहते हैं। ये आपको लिखना है बस, टोलन रिएजेंट की डेफिनेशन आती है तो। लिखने के बाद में आप शॉर्ट में आपको इसका भी, जैसे इसका शॉर्ट में CuO लिखा है, इसका भी शॉर्ट में आपको लिखना है। जब भी आप टोलन रिएजेंट की बात करेंगे तो आपको लिखना है Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, बस और कुछ नहीं करना है। टोलन रिएजेंट की बात आए तो Ag2O लिखना है और पहले सॉल्यूशन की बात आए तो CuO लिखना है। अगर डेफिनेशन आती है पहले सॉल्यूशन किसे कहते हैं तो ये आपको लिखना है। अगर डेफिनेशन नहीं आती है, आपको बोला है कि पहले सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कीजिए ग्लूकोज को, तो आपको रिएक्ट करना CuO के साथ। अगर बात आती है आपको टोलन रिएजेंट के साथ में रिएक्ट कीजिए ग्लूकोज इफेक्टर्स को, तो आपको रिएक्ट क्या करना है, केवल Ag2O से रिएक्ट करना है। बहुत सिंपल से रिएजेंट है, आराम से आप उसको यूज कर सकते हो। चलिए, ये तो मैंने बात बताई पहले सॉल्यूशन की और टोलन रिएजेंट की। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है कि क्या होता है। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन होगा टोलन रिएजेंट क्या है। आपसे इसी में ये पूछ लिया तो ये टोलन रिएजेंट क्या है, तो टोलन रिएजेंट क्या है तो आप समझ जाइएगा। टोलन रिएजेंट के बारे में पूछ रहा है, आपको ये लाइन लिखनी है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टोलन रिएजेंट कहते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टोलन रिएजेंट कहते हैं। बस इतनी सी लाइन खत्म, लिखकर के खत्म, बात कर देनी है आपको। आगे क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है। अगर मैं इसकी क्रिया ग्लूकोज के साथ करूं तो क्या होगा। अगर मैं इनकी क्रिया ग्लूकोज के साथ करूं तो क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अगर मैं इसको मिटा दूं, पहले क्वेश्चन लिख दूं, उसके बाद मैं आगे की कहानी मैं आगे करूंगा। चलिएगा, इसको समझ लीजिएगा क्या लिखना है। फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में आपको CuO रिएक्ट करना है जब भी बात आए इसकी, और टोलन की जब भी बात आए तो Ag2 के साथ में, Ag2O के साथ में आपको रिएक्शन करनी है, और नहीं कुछ नहीं करना। ध्यान रखना, ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना है। अभी आप एग्जाम दे लो ढंग से पहले तरीके से, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये आपको करना है। चलिए मैं आगे क्वेश्चन करता हूं भैया। अच्छा चैप्टर है, पढ़ने लायक चैप्टर है। चलिए, आपसे क्वेश्चन, टोलन रिएजेंट क्या है, टोलन और फैलिंग रिएजेंट क्या है, वो मैं डेफिनेट पढ़ा दिया आपको। आपसे पूछा गया ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर क्या परिवर्तन होता है। ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर आपसे क्वेश्चन है आपको, फैलिंग सॉल्यूशन और एंड टोलन रिएजेंट की आपको रिएक्शन करनी है। अभिक्रिया आपको करनी है ग्लूकोज के साथ।
ग्लूकोज के साथ। अब क्या बनता है वो चीज पूछी गई है। चलिए मैं करता हूं आगे की कहानी। देखिए बेटा, मैं दोनों रेट से कर देता हूं, आपको बहुत सिंपल सी लगेगी। अब वही फॉर्मूला, CHO ऊपर, फिर CHOH ऐसे 4 बार थे। मैं 4 बार ना लिख करके मैं CHOH का होल 4 कर लूं, सिंगल बॉन्ड CH2OH, लिखने में थोड़ा आसानी हो गई बस मुझे, और कुछ नहीं हुआ। आगे मैं रिएक्शन करता हूं पहले किसके साथ, पहले सॉल्यूशन के साथ, और वो होता है CuO। कैसा होता है CuO, ये पहले सॉल्यूशन है, मैंने पहले बता दिया है। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें और एक O यहां डाल दें, तो CHO पहले से है तो COOH हो जाएगा, तो COOH हो जाएगा। तो CHO पहले से था, एक O और मैंने यहां से निकाल डाल दिया है, यहां COOH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये पहले से ही है इतना हिस्सा, बस एक O मैंने यहां डाल दिया है। अब यहां 2 कॉपर बचा और एक O बचा है, तो मैं लिख सकता हूं Cu2O, यानी कि इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड। और ये जो है क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका रेड पीपीटी आता है, रेड पीपीटी, पीपीटी बोले तो प्रेसिपिटेट, रेड पीपीटी आता है इसका, यानी कि लाल अवक्षेप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लाल अवक्षेप आता है। ये आप देख लीजिए, जब ग्लूकोज को फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया जाता है तब क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप ये देता है। ये आपको ध्यान रखना, मतलब ग्लूकोज फैलिंग सॉल्यूशन को क्या कर देता है, रिड्यूस्ड कर देता है। देखो रिड्यूस कैसे कर रहा है, कॉपर यहां 2 की फॉर्म में है, यहां कॉपर प्लस की फॉर्म में है। देखो टॉप 2 से लेकर 1 जा रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है, यानी कि CuO का रिडक्शन हो रहा है Cu2O में, ठीक है। तो भैया ग्लूकोज का क्या हो रहा होगा, स्वाभाविक बात है ऑक्सीडेशन। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज का इसमें हो क्या रहा होगा, यानी इसका इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो जब ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा डेफिनेटली। चलिए मैं बात करता हूं आगे की, टॉलरेंट रिएजेंट के साथ क्या करूंगा। तो अगर मैं बात करूं दोबारा सिलेक्शन टॉलरेंट की, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब मैं बात करूं टॉलरेंट रिएजेंट में लाऊं, तो भैया AG2O के साथ रिएक्शन होगी, टॉलरेंट रिएजेंट AG2O होता है। आगे की मैं बात करूं तो एक O में यहां जोड़ दूं, जो वहां जोड़ा था मैंने, तो आपका COOH हो जाएगा, बाद बाकी जैसा का तैसा वैसा बना रहेगा। हम मैं लिख देता हूं यहां। अब क्या आया, केवल सिल्वर बचा, केवल सिल्वर के 2 मॉलिक्यूल बचे, O तो यहां यूज हो गया, तो ट्वाइस Ag, मतलब सिल्वर दर्पण बनता है, यानी कि सिल्वर का ब्लैक पीपीटी हमें प्राप्त होता है, सिल्वर का काला अवक्षेप, सिल्वर का काला अवक्षेप हमें हाँ कब फोन आ रहा है, का प्राप्त होता है, सिल्वर का काला अवक्षेप यहाँ प्राप्त होता है, सिल्वर का आपको ब्लैक पीपीटी फोन आ रहा था, प्राप्त होता है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, यहाँ पर सिल्वर का पीपीटी आपको प्राप्त हो रहा है, ब्लैक पीपीटी आपको प्राप्त हो रहा होगा। चलिए मैं ये आप समझ पा रहे हैं कि अब यहां पर ये तो आपका फैलिंग सॉल्यूशन हो गया, दूसरा आपका टॉलरेंट रिएजेंट आपका हो गया। सिल्वर का काला अवक्षेप प्राप्त होता है जब हम रिएक्शन करते हैं टॉलरेंट रिएजेंट के साथ में, और हम रिएक्शन करते हैं फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में, तो ये आपका क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप या रेड पीपीटी प्राप्त होता है। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर चल रहा होगा अभी बिल्कुल क्लियर चल रहा होगा, सही बात है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि टॉलरेंट रिएजेंट के साथ में ग्लूकोज की रिएक्शन क्या होगी, और फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में ग्लूकोज की रिएक्शन क्या होगी। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। चलिएगा आगे की ओर बढ़ता हूं मैं, आगे की ओर बढ़ता हूं मैं, या अभी मैं स्टॉप करता हूं, अभी एक वीडियो में और दोबारा से डालूंगा, ये टॉलरेंट रिएजेंट के बाद में एक वीडियो और आपकी बन जाएगी। चलिएगा ठीक है भाई, धन्यवाद धन्यवाद।